सो हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और कल का वीडियो जो था वो बहुत छोटा था, सिर्फ आधे घंटे का ही था। तो वो क्यों था मैं इसलिए आपको बोल दे रहा हूँ क्योंकि आज जो टॉपिक होगा वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें एकदम अलग से पढ़ना होता है। इसीलिए मैंने इसको वो वीडियो में ना डालते हुए इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। ये जो टॉपिक है एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट रिया, ये एक लीगल मैगजिम है एंड इसको समझने के लिए हमें एक सेपरेट लेक्चर की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं आज इसको एक अलग वीडियो में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हमने मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात की थी कि क्राइम क्या होता है, किसी भी क्राइम में कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं एंड एक क्राइम को करने का कौन कौन सा स्टेप्स होता है, व्हाट आर द स्टेप्स विच आर डन इन ऑर्डर टू डू अ क्राइम। अब इसके बाद हम उन सब का ही बेसिक कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया इसके बारे में जानने वाले हैं। अब मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर टाइप का दे देता हूँ कि ये जो टॉपिक है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ योर सिलेबस एंड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ योर नॉलेज। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं अगर बात करूं तो कॉरपोरेट जो लोग कॉरपोरेट लॉ को स्टडी करते हैं उनके सिलेबस में भी आईपीसी होता है, ठीक है। बट आईपीसी उतना ज़रूरी नहीं है, बस लॉ का बेसिक नॉलेज देने के लिए वहाँ पे आईपीसी उनके सिलेबस में इंक्लूडेड रहता है। लेकिन वहाँ पे भी आईपीसी को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि ये जो लीगल मैगजिम है एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट रिया ये उन्हें समझाया जा सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ये जो इतना बड़ा इसका नाम है ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस इसके लिए 2 चीज़ों का जानना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्राइम के बेसिक एलिमेंट्स में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिससे हम लोग कहते हैं इंटेंशन या फिर मेंस रिया, ठीक है। एंड एक चीज़ आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टस रियस या फिर एक्ट। 2 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटेंशन या फिर मेंस रिया एंड दूसरा एक्टस रियस या फिर एक्ट। मतलब सबसे पहले में ये सोचा जाता है, वी फर्स्ट थिंक इन आवर ब्रेन, हम अपने दिमाग में पहले ये सोचते हैं कि हमें इस क्राइम को करना है, तो वो हमारा इंटेंशन के अंदर में आ जाता है। एंड इसके बाद होता है एक्टस रियस कि सोचने के बाद जो फिजिकल एफर्ट दिया जाता है वो हमारा एक्टस रियस के अंदर में आता है। अब हम जानते हैं कि क्राइम में ये दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इन दोनों का साथ में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू मस्ट बी टुगेदर। तो ये जो लीगल मैगजिम है ये भी सेम चीज़ कहता है कि किसी भी क्राइम को क्राइम बोलने के लिए उसमें इंटेंशन का होना उसके साथ साथ एक्टस रियस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोथ मस्ट बी ओवर देयर। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो हम उसे क्राइम नहीं बोल सकते हैं। अगर एक्टस रियस है बट कोई इंटेंशन या फिर मेंस रिया नहीं है सो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ क्राइम। ऑन द अदर हैंड अगर सिर्फ मेंस रिया है लेकिन एक्टस रियस नहीं है तो भी उसे क्राइम बोला नहीं जा सकता है। क्राइम होने के लिए इन दोनों का साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू मस्ट बी टुगेदर एंड यही चीज़ बेसिकली हमारा ये जो लीगल मैगजिम है ये बोलता है। दिस मैगजिम सेज दैट द एक्टस रियस इज नॉट सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम।
along with the actus reus there must be mens rea। मतलब मैंने किसी पे गोली चला दी, ये इम्पोर्टेंट, मतलब इसी के बेसिस पे सिर्फ मुझे सज़ा नहीं दी जा सकती है। जब मुझे कोर्ट में लाया जाएगा तो एक्टस रियस तो प्रूव हो ही जाएगा कि मैंने गोली चलाई थी, बट मेंस रिया का भी प्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि भाई मैंने गोली तो चलाई, मतलब मैंने एक्टस रियस तो कर दिया, बट मेरा कोई मेंस रिया नहीं था, तो उस केस में मैं क्राइम का दोषी नहीं होने वाला हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू मस्ट बी टुगेदर। अगर दोनों में से कोई भी वहाँ पे नहीं रहता है तो सो देयर इज नो क्राइम। सिर्फ मेंस रिया होने से क्राइम नहीं होगा एंड सिर्फ एक्टस रियस होने से भी क्राइम नहीं होगा, दोनों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आइए इसे शुरू करते हैं। द लैटिन एक्सप्रेशन एक्टस नॉन फेसिट रियम nisi mensit rea loosely translated as an act does not render a man guilty of crime unless his mind is equally guilty, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी अगर कोई एक्ट कर देता है तो वो उससे गिल्टी नहीं हो जाता है, उस एक्ट के साथ ही साथ उसका दिमाग भी गिल्टी होना चाहिए, मतलब इविल इंटेंशन या फिर मेंस रिया होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड एज अ फाउंडेशनल कंसेप्ट इन क्रिमिनल लॉ, ये एक फाउंडेशन है, मतलब ये आपका बेसिक है। दिस मीन्स दैट प्रूविंग क्रिमिनल culpability necessitates not only the presence of the actus reus and the mens rea but the coincidence or concurrence of the mens rea with the conduct that creates the actus reus। यानी कि सिर्फ mens rea होने से नहीं होगा या फिर सिर्फ actus reus होने से नहीं होगा, दोनों का कोइंसिडेंस या फिर दोनों का concurrence होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Actus non facit reum nisi mensit rea explains that for any act to be illegal in nature, it must be done with a guilty mind. Thus, to convict the defendant, it must be proved that the criminal act was carried out with a criminal intent. Not only is the act of the accused important, but the intention of the accused to do the specific act is equally important to prove the guilt of the accused. दोनों ही important है। Thus, it can be concluded that mere commission of a criminal act or breach of law is not sufficient to constitute crime. It should be combined with presence of a wrongful intent। मतलब घुमा फिरा के वही बात बोली जा रही है कि भाई मेंस रिया का भी होना इंपॉर्टेंट है एंड एक्टस रियस का भी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो ये कहता है फर्दर द मेंस रिया is important to understand the severity of the crime committed. The essential ingredient is the blameworthy condition of the mind. Its absence can negotiate the liability. However, the statement without a guilty mind, अच्छा ये सब छोड़ देते हैं, अब बस इतना ही याद रखिए कि भाई गिल्टी माइंड के साथ साथ एक्टस रियस का होना या फिर एक्टस रियस के साथ गिल्टी माइंड का होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो लाइंस बोला हुआ है ये हम अभी नहीं देखेंगे, जब हम पूरे सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो उस टाइम पे हम इसे देखने वाले हैं। अभी बस आप इतना ही याद रखिए। अब यहाँ पे आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। अब देखिए, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ committing any crime. It means that in the eyes of the law, the accused person is innocent till it is proven otherwise by the prosecution. So strong is this presumption that in order to rebut it, the prosecution must prove it beyond reasonable doubts that the crime was committed by the accused. If the person accused of committing a crime while defending himself is able to introduce any doubt in the case of the prosecution, he will not be held guilty. Had there been no presumption of innocence in favor of the accused, it would have been very easy for a person to harass someone by accusing him of committing a crime. ये आपने सुना होगा कि बहुत लॉयर्स ये बात को बोलते रहते हैं कि जब तक जज अपना डिसीजन नहीं दे देता है तब तक जिसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इनोसेंट है। ये एक
चीज़ है जो कि हम बहुत सुनते हैं, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक प्रूव नहीं हो जाता है तब तक वो इनोसेंट रहता है। एंड यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो भले ही कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके ऊपर में जो चार्जेस हैं वो प्रूफ नहीं हो जाते हैं तब तक हम उसे क्रिमिनल मान नहीं सकते हैं। यही बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक उसका डिसीजन ना आ जाए तब तक दोनों ही, बोथ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, दे आर इनोसेंट। एंड अगर बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करें तो जो केस फाइल करता है उसका ये बर्डन होता है कि उसको प्रूफ करना होता है कि जिसको पहले से ये माना जा रहा है, मतलब लॉ ने जो ये बात को मान रखा है कि जिसके ऊपर में इल्ज़ाम है वो इनोसेंस है, तो ये प्रूफ करना कि वो आदमी इनोसेंट नहीं है, ये किसका काम होता है? ये उस आदमी का काम होता है जो कि वहाँ पे अपना फ्लिंट, मतलब जो कि वहाँ पे कोर्ट में केस फाइल कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ बोली जा रही है कि कोर्ट में दो आदमी होते हैं, एक जो केस फाइल करता है एंड दूसरा जिसके ऊपर में, जिसके अगेंस्ट में केस फाइल होता है। तो लॉ जो है वो दोनों को ही इक्वली इनोसेंट मानता है। जब तक जज का डिसीजन ना आ जाए तब तक दोनों को ही इक्वली इनोसेंट माना जाता है। ये माना जाता है कि दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं किया हुआ है। लेकिन ये प्रूफ करना कि भाई मतलब जो यहाँ पे केस फाइल कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रूफ करना होता है कि उसका जो ऑपोजिट पार्टी उसने क्राइम किया हुआ है, मीन्स ही इज गिल्टी। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन फाइलिंग द केस, दैट ही इज गिल्टी। मतलब जो केस फाइल कर रहा है उसका ये बर्डन या फिर उसका ये ड्यूटी होता है कि वो बताए कि कोर्ट जो मान के चल रहा है कि वो जिसके ऊपर में इल्ज़ाम है ही इज़ इनोसेंस, ये बात गलत है। ठीक है, अब एक्टर्स नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिड रिया इन द इंडियन पिनल कोड। अब ये जो हमने यहाँ पे इतना बड़ा ये जो लीगल मैगजिम का स्टडी किया हुआ है, ये एक लीगल मैगजिम है जो कि लैटिन लॉ वहाँ से लिया गया है। अब इंडियन पिनल कोड में इसको हम कैसे देखते हैं, इंडियन पिनल कोड में इसका एप्लीकेशन कैसे दिखाई देता है? तो सबसे पहला चीज़ है थ्रू एक्सप्रेस इंक्लूजन ऑफ द रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ माइंड इन द डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर हम आईपीसी के अंदर में जो अलग अलग क्राइम्स होते हैं या फिर जो ऑफेंस होते हैं, अगर हम उनके डेफिनेशन को देखें तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली बोला जा रहा है जो कि है रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ माइंड। एंड ये रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ माइंड जो वहाँ पे बोल दिया जा रहा है ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली मेंस रिया। ये जो रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ माइंड है दिस इज नथिंग बट जस्ट मेंस रिया। ओके, एंड इसके बाद अगर बात करें थ्रू जनरल एक्सेप्शंस एन्यूमरेटेड इन चैप्टर 5 ऑफ द कोड, सम ऑफ विच सच एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, इन्फेंसी एंड इंसैनिटी डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया। तो पहला चीज़ तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर एक डेफिनेशन में वहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड बोला जा रहा है, एंड स्टेट ऑफ माइंड और कुछ नहीं मेंस रिया ही है। एंड दूसरा है कि आईपीसी का एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस नाम से, जो कि बेसिकली ये बोलता है कि किन किन केसेस में क्राइम नहीं होता है, तो वहाँ पे भी मेंस रिया को हमें देखने को मिलता है। मतलब जो मेंस रिया है उसका एप्लीकेशन हमें दो तरीकों से दिखाई देता है, एक ऑफेंस के डेफिनेशन में एंड दूसरा जनरल एक्सेप्शन में, जहाँ पे ये बोल दिया जाता है जनरल एक्सेप्शंस क्या चीज़ होती हैं कि जहाँ पे एक्टर्स रियस तो है एंड मेंस रिया भी है, लेकिन फिर भी जहाँ पे एक्टर्स रियस तो है लेकिन मेंस रिया ना होने के कारण हम वहाँ पे उसे क्राइम नहीं मान सकते। ये बेसिकली जनरल एक्सेप्शंस के केस में है। जनरल एक्सेप्शंस ये बोलता है कि अगर मेंस रिया नहीं है तो वहाँ पे क्राइम नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ एक्टर्स नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिड रिया। मतलब ये जो लीगल मैगजीन बोलता है कि भाई वहाँ पे एक्टर्स रियस होना चाहिए एंड इसके साथ ही साथ मेंस रिया को भी होना चाहिए,
तो ये किन किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है? व्हाट आर द केसेस इन विच द एक्टस रियस एंड द मेंस रिया, इन दोनों का साथ में ना होना भी चलता है। In certain situations, the law can create offenses based only on the physical act, disregarding the state of mind of the persons committing the crime. These situations are likewise punished and are considered exceptions to the general rule of actus non facit reum nisi mensit rea. In basic terms, a crime, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक्टस रियस के बेसिस पे ही आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, अब जो सबसे अब ये कौन कौन से केसेस हैं? तो सबसे पहला वाला जो है वो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, बिकॉज एवरी सिटीजन एंड नॉन सिटीजन इज expected to know the laws of the nation they are in or visiting. Ignorance of the law cannot be used as a justification to commit a crime. As a result, in such circumstances, the existence of lack of purpose is not taken into account, making it an exception to the rule. अब मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल था। मैं एक बार मतलब हमारे वेस्ट बंगाल में नहीं, जहाँ जहाँ भी लोकल ट्रेन चलते हैं वहाँ पे ये रूल होता है कि लोकल ट्रेन के अंदर में एक कोच होता है जिसका नाम वेंडर होता है। अब ये जो वेंडर कोच होता है ये ज़्यादातर जो लोग सामान ले करके जाते हैं, जो कि बड़े बड़े जो लोग होलसेलर्स होते हैं, मतलब बेसिकली जो लोग भारी सामान ले करके जाते हैं उन लोगों के लिए वेंडर कोच होता है। अब ये वेंडर कोच में नॉर्मल आदमी नहीं ढुक सकता है। a normal man with a normal citizen with a normal ticket cannot enter this. उसके लिए आपको एक स्पेशल टिकट की जरूरत होती है। तो मुझे ये बात मालूम नहीं था, तो मैं वहाँ पे जो वेंडर कोच है उसमें मैं चढ़ गया। तो जब मैं वहाँ पे चढ़ गया तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब देखिए, मैं वेंडर कोच में चढ़ गया, मैंने वहाँ पे एक्टस रियस किया है, लेकिन क्या मेरा वहाँ पे मेंस रिया था? क्या मेरा कोई गिल्टी इंटेंशन था? तो इसका आंसर है नो, आई डिड नॉट हैव एनी गिल्टी इंटेंशन। मेरा कोई भी गिल्टी इंटेंशन उस केस में नहीं था। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे ये नहीं बोल सकता हूँ कि सर मेरा यहाँ पे कोई गिल्टी इंटेंशन था नहीं तो आप मुझे छोड़ दीजिए, वो चीज़ वहाँ पे होगा नहीं। अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, मतलब आपको कानून के बारे में पता नहीं है, तो उस केस में ये मान लिया जाता है कि आप कानून के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपको कानून के बारे में मतलब हो ही सकता है कि इंडिया में तो इतने सारे कानून हैं, अब हर एक कानून के बारे में हर एक का जानना पॉसिबल भी नहीं है, बट फिर भी लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि अगर आपको कानून के बारे में मालूम नहीं है तो आप कानून के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। एंड ये चीज़ कि आप कानून के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, इसको भी मेंस रिया ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप ये बोलते हैं कि सर मुझे कानून मालूम नहीं था इसीलिए मैंने एक्टस रियस कर दिया, लेकिन मेरा कोई मेंस रिया नहीं था, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। वहाँ पे मेंस रिया ना होने के बावजूद सिर्फ एक्टस रियस के बेसिस पे ही आपको सजा दी जा सकती है। तो ये हमारा पहला एक्सेप्शन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू इट। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं तो हमारा अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट है वो है पब्लिक न्यूसेंस। अ पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन विच एन एक्ट और ओमिशन obstructs, harms or causes trouble to the general public's right. It may also be described as a conduct that jeopardizes the broad public interest or comfort. In such circumstances, strict responsibilities applied since the public's interest is jeopardized. As a result, these offences are penalized whether or not there is a mental purpose. अब अगर आप रास्ते में 11-12 बजे लाउड स्पीकर में, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड साउंड के साथ आप अपनी बारात ले करके जा रहे हैं, आपका शादी का टाइम है, तो वहाँ पे भी पुलिस अगर चाहे तो आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। अब आप बोलेंगे सर मैं तो 11 बजे रात को वहाँ पे मैं तो जा रहा था, मैं क्या ही वहाँ पे गिल्टी माइंड के साथ जाऊँगा। बट फिर भी क्योंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए थी कि रात के 11-12 बजे ऐसे ही आप रास्ते में अगर अपनी बारात ले करके जाते हैं तो उससे नॉर्मल पब्लिक को
डिफ़िकल्टी हो सकता है, तो इसीलिए आपका ये ड्यूटी बनता था कि आप वैसा ना करें। तो उस केस में भी अगर पब्लिक को हार्म होता है तो आपका एक्टर सीरियस था कि नहीं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आपको सिर्फ इसी बेसिस पे सज़ा दी जा सकती है कि आपका एक्टर सीरियस था, मतलब आपने वो कांड कर दिया है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी आता है, जो हम लोग देखते हैं कि जो लोग अपनी मोटरसाइकिल में जो वहाँ का जो साइलेंसर होता है वो उसको बहुत मोटा सा रख लेते हैं, रास्ते में दुम 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 करके जाते हैं। डू दे हैव एनी काइंड ऑफ मेंसरिया? तो उसका आंसर है नो। बट फिर भी अगर पुलिस पकड़ लेती है तो आपको तो फाइन देना ही होगा। क्यों? क्योंकि उससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर पब्लिक को प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे एक्टर सीरियस है कि नहीं, सॉरी एक्टर सीरियस होने से ही आपको वहाँ पे सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पेटी ऑफेंसेस। आप अगर रेलवे स्टेशन पे आप थूक देते हैं, अब रेलवे स्टेशन पे आपने इसलिए थूका क्योंकि अगर आप नहीं थूकते तो वो जो मतलब आपको कुछ हो सकता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके मुंह में अगर कीड़ा चल जाता है, अब वहाँ पे आप थूक देते हैं रेलवे स्टेशन पे, अब वहाँ की जो आरपीएफ वो आपको पकड़ लेती है, आपको फाइन कर देती है। अब आप ऑल्दो आपने एक्टर सीरियस कर दिया, आपने वहाँ पे थूक दिया एंड आपका कोई मेंसरिया भी था नहीं, लेकिन अब यहाँ पे प्रूफ करना कि भाई मेंसरिया है कि नहीं वो बहुत मुश्किल सा काम हो जाएगा। आप बोलेंगे सर मेरे मुंह में कीड़ा था, फिर वो बात मानेगा नहीं। तो वहाँ पे जब 100 रुपये का फाइन है तो छोटे मोटे केसेस के लिए ये नहीं देखा जाता है कि मेंसरिया है कि नहीं, वहाँ पे आपको मेंसरिया के बिना भी सज़ा दी जा सकती है। छोटे मोटे केसेस में ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर छोटे मतलब वहाँ पे जो फाइन है वही अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो वहाँ पे मेंसरिया है कि नहीं वो देखा नहीं जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी आपका जो है वो मेंसरिया का ही एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये बोलता है strict liability offenses are those in which the prosecution does not need to show that the defendant behaved with a guilty mental state since the conduct is sufficient to establish a crime. The activities that fall under these categories are damaging to society or the state. For example, under section 375 of the Indian Penal Code 1860, rape is defined as an act of sexual intercourse with consent. In this situation, even if mens rea is not required, the physical act alone is sufficient to convict a person under this provision. मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लॉ ने कुछ चीज़ों को ऐसे हेडिंग के अंडर में डाल रखा है कि वहाँ पे अगर वो चीज़ हो जाती है तो आपका मेंस रिया था कि नहीं, आप वहाँ पे उसे गिल्टी वहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये जो आपका रेप का डेफिनेशन है, ठीक है, रेप का डेफिनेशन के हिसाब से रेप किस चीज़ को बोलते हैं? अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट कंसेंट, मतलब किसी से बिना पूछे अगर उसके साथ सेक्स होता है, सो दैट इज़ अ रेप। अब अगर एक मियाँ बीवी में, ठीक है, जिसे हम लोग बहुत लोग यहाँ पे इंडिया में एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है मैरिटल रेप। अब अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती अगर वो सेक्स करता है तो वहाँ पे हो ही सकता है कि उसका कोई इंटेंशन ना हो। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे ये बोलना कि सर मैंने ऑल्दो मैंने ज़बरदस्ती तो किया वहाँ पे, बट मेरा कोई क्रिमिनल माइंड नहीं था कि मैं अपनी वाइफ को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तो उस केस में नहीं सुना जाएगा। रेप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर में आता है। मतलब अगर रेप हो रखा है, अगर वहाँ पे बिना कंसेंट के साथ सेक्स हुआ है तो उस केस में आपको सज़ा दी ही जाएगी। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपका कोई गिल्टी इंटेंशन था कि नहीं था। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिस फैक्ट्री में से गैस लीक हुआ था उसका मालिक क्या उसने जानबूझकर जाकर वहाँ पे गैस को लीक करवाया था? तो इसका आंसर है नो। वहाँ पे वो जो गैस है वो अपने आप लीक हो गया था। लेकिन फिर भी इस केस में लॉ ये बोलता है कि गैस लीक ना हो ये देखना आपका ड्यूटी है। तो इसी वजह से इन सबको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर में डाल दिया जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर ऐसी है जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर में आता है तो उस केस में एक्टर सीरियस होने पे ही सिर्फ सज़ा दी जा सकती है। ठीक है,
इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह इंसैनिटी। अ क्रिमिनल पर्पस कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्सन हु ड्यू टू मेंटल इलनेस और इमेच्योरिटी इज अनएबल टू comprehend the nature of the conduct he has performed or to discern between good and evil. As a result, the defense of insanity is an exception to the role of actus non facit rea nisi mensit rea, the essential precept of criminal law. Actus non facit is embodied in section 84 of the Indian Penal Code. हम insanity के केस में इसे नहीं मानेंगे. We won't consider this in the case of insanity. मतलब एक ऐसा आदमी जो कि एक ऐसे मेंटल कंडीशन में है जहाँ पे वो जान ही नहीं सकता है कि मैं जो क्राइम कर रहा हूँ वो कितना खतरनाक है, तो उस केस में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी को हिप्नोटाइज कर दिया गया है एंड उससे ये प्रोवोक किया गया है या फिर उसे ये बोला जा रहा है कि तुम जाओ किसी का मर्डर कर दो, तो वहाँ पे वो आदमी हिप्नोटाइज्ड है, वो जानता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है, तो उस केस में उसे इंसैनिटी के अंदर में दे दिया जाएगा. एंड उसमें भले ही उसने एक्टस रियस भी किया लेकिन मेंस रिया ना होने की वजह से हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं. तो ये है इनसैनिटी का पॉइंट. ओके, फिर इसके बाद जो अगला वाला पॉइंट आता है वह है वाइकेरियस लायबिलिटी. अब ये वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये आपने टॉट में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट. मतलब एक आदमी जो कि दूसरे आदमी को ये पावर देता है कि तुम मेरे बेसिस पे ये काम करो. इसका एग्जाम्पल है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी का जूनियर है या फिर एक एजेंट है जो कि अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है. अब हम जानते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में अगर एजेंट कुछ भी गलत करता है तो उसका जो भरपाई है वो प्रिंसिपल को करना होता है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल दैट ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट. अब इस केस में अगर हम बोले तो जो एक्टस रियस है वो किसने किया, एजेंट ने किया. जो मेंस रिया था वो अगर था भी तो किसका था, एजेंट का था. लेकिन फिर भी प्रिंसिपल को दोषी ठहराया जा सकता है. क्यों? क्योंकि ये वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर में आता है. अगर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है तो उस केस में भले ही एजेंट ने सारा कांड वहाँ पे क्यों ना कर रखा हो, सारा दोष प्रिंसिपल के ऊपर में ही आता है. ठीक है, तो ये वो एक्सेप्शंस थे. इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. सबसे पहला एक्सेप्शन है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, यानी कि मैं अगर लॉ के बारे में जानता ही नहीं हूँ तो ये मान करके चल लिया जाएगा कि मैं लॉ के बारे में जानना ही नहीं चाहता हूँ एंड ये अकेला ही मेंस रिया का रिप्लेसमेंट है. तो वैसे केसेस में अगर एक्टस रियस ही सिर्फ होगा तो भी एक आदमी को दोषी ठहराया जा सकता है. इसके बाद आता है पब्लिक न्यूसेंस. मतलब कुछ अगर ऐसा होता है जो कि पब्लिक का जो सोशल लाइफ है उसको हार्म करता है, तो उस केस में भले ही एक्टस रियस ही सिर्फ हो, मेंस रिया ना हो, फिर भी उस केस में उसे दोषी ठहराया जा सकता है. फिर पेटी ऑफेंसेस, अगर छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं तो उस केस में भी मेंस रिया होना या ना होना ये कोई मतलब नहीं रखता है. फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर में कोई अगर ऑफेंस आता है तो भले ही वो ऑफेंस में मेंस रिया था कि नहीं, दैट इज ऑफ नो यूज. फिर है इंसैनिटी, मतलब आदमी जानता ही नहीं है. एंड लास्ट में है वाइकेरियस लायबिलिटी. ठीक है, अब जो अगला वाला पॉइंट है वो है पनिशमेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड. हम जानते हैं इंडियन पिनल कोड का मेनली दो काम होता है. एक, क्राइम का डेफिनेशन देना कि क्राइम क्या है, किस केस में क्राइम होता है, एंड दूसरा है ये बताना कि उसका पनिशमेंट क्या होगा. अब यहाँ पे हम बेसिकली वो जो पनिशमेंट है उसको डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन किस किस टाइप का पनिशमेंट यहाँ पे दिया जाता है वो हमें देखना होगा. ठीक है, व्हाट आर द पनिशमेंट विच कैन बी गिवन इन द केस ऑफ एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो जो हमारा सबसे पहला वाला है वो है डेथ. मतलब अगर आपने आईपीसी के अंदर में जो ऑफेंस है अगर आपने वो कर रखा है तो आपको मौत की भी सजा दी जा सकती है. यू कैन बी गिवन डेथ पेनल्टी. मतलब कोई जेल नहीं, कोई फाइन नहीं, किसी भी तरीके का कारावास नहीं, सीधा फांसी की सजा.
तो ये आपको दिया जा सकता है। अ डेथ सेंटेंस इज द हार्शेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द आईपीसी विच इन्वॉल्व्स द जुडिशियल किलिंग और टेकिंग द लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, मतलब जान ही ले लेंगे, ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। अब ये बहुत रेयर होता है एंड इंडिया में खासकर बोले तो डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाता है, बट फिर भी अगर जिन केसेस में दिया जा सकता है वो है मर्डर। आपने अगर किसी का मर्डर कर दिया है तो वहाँ पे आपको मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। अगर डकैती हुआ मर्डर के साथ तो उस केस में भी आपको डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है। फिर है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो चीज़ है ये आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप जैसा है, लेकिन आप खुद सोचिए ये जो एक्ट है हमारा आईपीसी जो है वो 1860 का है। अब 1860 में अंग्रेज़ों का राज था, तो वो लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हमारे अगेंस्ट में कुछ करे, इसीलिए ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये यहाँ पे अभी भी रह गया है। एंड यही वो क्लॉज था जिसकी वजह से भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स को मौत की सजा दे दी जाती थी। तो ये जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी इसको हटा देना चाहिए, बट ये अभी भी है, ठीक है। तो अगर हम अपने आईपीसी के हिसाब से देखें तो यस, अगर कोई भारत सरकार के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करता है, भारत सरकार के अगेंस्ट में अगर कोई युद्ध करने की कोशिश करता है तो उसे भी मौत की सजा दी जा सकती है। फिर अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? विद्रोह, जो कि मंगल पांडे ने कर रखा था। तो ये भी हमारा अंग्रेज़ों के ज़माने से ही आ रहा है। हम जानते हैं 1857 में वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, तो उसके 3 साल बाद ही क्योंकि ये बनाया गया था तो अंग्रेज़ों ने ये भी वहाँ पे डाल दिया कि कोई अगर म्यूटिनी करने की कोशिश करता है, विद्रोह करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे भी उसे मौत की सज़ा दी जा सकती है। फिर गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ। अब अगर कोई आदमी है जिसने कुछ नहीं किया हुआ है बट कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट में ऐसे एविडेंस दे दिए या फिर वहाँ पे ऐसे मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना गवाह, तो अगर कोई आदमी ऐसा गवाह बन करके जाता है जिसके एविडेंस के ऊपर में आदमी जो जज है वो किसी दूसरे को मौत की सज़ा दे देता है, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई इनोसेंट पर्सन बिना कोई गलती के मारा जाता है एंड अगर कोई आदमी ऐसा है जिसने उस केस में गलत एविडेंस दे रखा था जिसकी वजह से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, तो उस केस में भी उसे डेथ की सज़ा दी जा सकती है। मतलब जिस आदमी ने गलत एविडेंस दे रखा था उसमें भी उसे दी जा सकती है। फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ माइनर और इंसेन पर्सन, ये अब है नहीं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले था कि अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आपको मौत की सज़ा दे दी जा सकती है। मतलब फिर अटेम्प्टेड मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट। अब अगर एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत सालों से, मतलब बहुत सालों से नहीं, वो अगर उम्र कैद की सज़ा वो काट रहा है एंड अगर वो किसी का मर्डर कर देता है या फिर अटेम्प्ट भी करता है मर्डर करने का, तो जो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा थी उसे हटा करके उसे मौत की सज़ा दे दी जा सकती है, ठीक है। सो ये था वो केसेस जहाँ पे आपको ये दिया जा सकता है, मतलब डेथ की सज़ा दी जा सकती है। फिर इसके बाद जो दूसरा हार्शेस्ट है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको जीवन भर के लिए जेल में डाला जा सकता है। मतलब अगर आपको जज ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो आप जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती है तब तक आप जेल में रहिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो दूसरा वाला आता है वो है इम्प्रिजनमेंट, मतलब यहाँ पे आपको जेल में तो डाला जाएगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं, 4 साल 5 साल जो भी वहाँ पे टाइम होगा उसके लिए आपको जेल में डाला जा सकता है। अब ये जो इम्प्रिजनमेंट होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि शोले का वो डायलॉग, जेल में जाकर के चक्की पीसना, वो वाला काम यहाँ पे होता है। यानी कि सिर्फ आपको जेल में रखेंगे ही नहीं, आपसे काम भी करवाया जाएगा। एंड दूसरा वाला है सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल में ले जाएंगे, एक जगह में डाल देंगे, सुबह का खाना शाम का खाना, बस, ठीक है।
तो ये था तीसरा टाइप का सज़ा जो कि आपको दिया जा सकता है। एंड इसके बाद आता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है उसी को सीज किया जा सकता है। जैसे मेरा घर था तो मेरा घर सरकार अपने में ले सकती है, तो ये भी वहाँ पे हो सकता है। एंड लास्ट वाला आता है फाइन, मतलब जहाँ पे आपको जेल में नहीं डालेंगे, ना ही आपको कोई प्रॉपर्टी लेंगे, बस इतना अमाउंट है जो कि आपको कोर्ट बोल देगी कि भाई इतना पैसा आप इसे दे दीजिए, एंड वो वहाँ पे आपको उतना ही देना होगा। तो ये वो अलग अलग टाइप के पनिशमेंट हैं जो कि दिए जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी एंड होता है, एंड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो भी एंड होता है। ठीक है, सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। एंड ये जो चैप्टर था ये मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि ये आपके मतलब दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द IPC वेयर एक्ट, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर ही जान लिया, अपने IPC का कुछ नहीं पढ़ा तो भी हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एंड हो गया है। आपके पास जो नोट्स है वहाँ पे से इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक अगले लेक्चर में, एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।